आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो विशाल भूगोल से शुरू होकर एकदम सटीक और आधुनिक इंजीनियरिंग तक जाती है। हम मध्य प्रदेश के उन प्राचीन अटल पहाड़ों को गहराई से समझेंगे जिन्हें हम इस क्षेत्र की हड्डियां कह सकते हैं। और फिर हम बात करेंगे उन बहती हुई नदी प्रणालियों की जो इस भूमि का रक्त हैं। और अंत में हम उस विशाल आधुनिक हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग चमत्कार को समझेंगे जो इन प्राचीन जलमार्गों को पूरी तरह से एक नया आकार देने की तैयारी कर रहा है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। हम मध्य प्रदेश के नक्शे, सतपुड़ा और विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं, यहाँ की नदियों के उद्गम और अंत में केन बेतवा लिंक परियोजना पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, मध्य प्रदेश का मानचित्र और उसके भौतिक विभाजन। क्योंकि देखिए, आज की इन आधुनिक जल परियोजनाओं को समझने के लिए सबसे पहले इस प्राचीन भूगोल को समझना बहुत जरूरी है। अब जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए। आपको साफ दिखेगा कि इस विशाल राज्य का भूगोल प्राथमिक तौर पर कई अलग अलग संरचनात्मक विभाजनों में बटा हुआ है। यही वो विभाजन है जो यहाँ के पूरे पर्यावरण और जलवायु की दिशा तय करते हैं। मोटे तौर पर कहें तो हम इस पूरे भूभाग को 3 बड़े भौतिक हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है मध्य उच्च भूमि, दूसरा सतपुड़ा मेकल श्रृंखला और तीसरा है पूर्वी पठार, जिसे हम बघेलखंड पठार भी कहते हैं। ये बुनियादी विभाजन हमें उन स्मारकीय पर्वत श्रृंखलाओं को समझने का आधार देते हैं जो वास्तव में इन नदियों का रास्ता तय करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ये वो दक्षिणी विशाल पर्वत हैं जो राज्य की सीमा के एक बेहद मजबूत रक्षक की तरह खड़े हैं। इनकी स्थिति सच में बहुत ही रोचक है। अगर आप देखें तो सतपुड़ा श्रृंखला नर्मदा नदी के ठीक दक्षिण में स्थित है, और अगर आप इसके पूर्वी हिस्से की ओर नजर डालें तो वहां एक अर्धचंद्राकार आकार की मैकल पहाड़ियां मौजूद हैं। 2 नदियों के बीच पहाड़ों की ये जो बनावट है ना, ये अपने आप में बहुत ही खास है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इन शिखरों की ऊंचाइयां। महादेव श्रृंखला का धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर की ऊंचाई के साथ मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बिंदु है। इसके साथ ही मैकल श्रृंखला में 1124 मीटर ऊंचा अमरकंटक भी बहुत अहम है। ये विशाल ऊंचाइयां बादलों को रोककर और पानी को सहेजकर यहाँ के पर्यावरण को बनाए रखने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अब आते हैं तीसरे भाग पर, प्राचीन विंध्याचल श्रृंखला। ये वो पर्वत है जो ऐतिहासिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत को बांटते रहे हैं। इस नक्शे में देखिए, पुराने मुड़ावदार पर्वतों की ये 965 किलोमीटर लंबी श्रृंखला मध्य भारतीय उपमहाद्वीप के एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है, मानो ये पूरे हिस्से को 2 भागों में चीर रही हो। भांडेर और कैमूर इसके प्रमुख हिस्से हैं जो उत्तर की ओर ढलान बनाते हैं। और यहाँ एक ऐसा तथ्य है जो शायद आपको हैरान कर दे। क्या आप जानते हैं कि विंध्याचल श्रृंखला वास्तव में हमारे विशाल हिमालय से भी पुरानी है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। भले ही इसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर केवल 752 मीटर ऊंची है, लेकिन इसका भूवैज्ञानिक इतिहास हिमालय से भी कहीं ज्यादा प्राचीन और समृद्ध है। और विंध्याचल हमारी भारतीय पहचान में कितनी गहराई से रचा बसा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे भारत में केवल 2 ही ऐसे पर्वत हैं जिनका जिक्र सीधे तौर पर हमारे राष्ट्रगान में आता है, और विंध्य उनमें से एक है। तो ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक बहुत गहरा सांस्कृतिक प्रतीक भी है। तो अगर हम एक जल्दी से तुलना करें तो एक तरफ है विशाल दक्षिणी सतपुड़ा, जिसकी चोटियां काफी ऊंची हैं, और दूसरी तरफ राज्य के ठीक बीच में स्थित प्राचीन विंध्याचल, जो हिमालय से भी पुराना है। ये दोनों मिलकर उस भौगोलिक नींव को मजबूत करते हैं जिसे हमने शुरुआत में इस क्षेत्र की हड्डियों का नाम दिया था। चलिए भाग 4 की ओर बढ़ते हैं, नदी प्रणालियां और उद्गम। अब इन अटल पहाड़ों से निकलकर हम मध्य भारत की जीवन रेखा यानी बहते हुए पानी की बात करेंगे। इन जटिल वाटरशेड्स को समझना बहुत जरूरी है। देखिए कैसे विंध्याचल के उत्तरी ढलानों का पानी बहकर उन सहायक नदियों में जाता है जिन्हें हम केन और बेतवा कहते हैं। और यही वो बिंदु है जहां प्रकृति का अपना प्राकृतिक प्रवाह और इंसान की भविष्य की जरूरतें आपस में टकराने वाली हैं। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, केन बेतवा लिंक परियोजना। प्राकृतिक इतिहास से हटकर अब बात करेंगे इंसानी हस्तक्षेप की। राष्ट्रीय जल
विकास अभिकरण यानी NWDA के इस निष्कर्ष को देखिए। इस पूरी परियोजना की नींव इसी एक बात पर टिकी है। भौगोलिक दृष्टि से बेतवा बेसिन में पानी की बहुत भारी कमी है, तो इस प्राकृतिक असंतुलन को ठीक करने के लिए ही इस बड़े इंजीनियरिंग समाधान का खाका तैयार किया गया है। और आपको बता दूं, इस हस्तक्षेप का पैमाना बहुत बहुत विशाल है। केन नदी पर जो दौधन बांध बनाया जा रहा है, उसकी कुल भंडारण क्षमता 2853 मिलियन क्यूबिक मीटर डिजाइन की गई है। ये कोई मामूली कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जो वहां के पूरे परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल देगा। जाहिर है, इस तरह के विशाल प्रोजेक्ट रातों रात शुरू नहीं हो जाते। इसके पीछे एक बहुत ही कड़ी नौकरशाही और पर्यावरणीय मूल्यांकन की लंबी प्रक्रिया है। इसका मुख्य मकसद बस ये सुनिश्चित करना है कि पानी की इस कमी को पूरा करने के उत्साह में कहीं हम पर्यावरण का कोई बहुत बड़ा नुकसान ना कर बैठें। इसी वजह से पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इस विशाल इंजीनियरिंग को बैलेंस करने के लिए कई सख्त शर्तें रखी हैं। इसमें वनस्पतियों का पूरा सर्वे और केन नदी के जलीय जीवों का विस्तृत अध्ययन शामिल है। इससे ये साफ हो जाता है कि प्रकृति के साथ इतने बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ करने से पहले उसके हर संभावित प्रभाव को समझना कितना क्रिटिकल है। तो आज हमने उन प्राचीन पहाड़ों को देखा जो हिमालय से भी पुराने हैं, और हमने उस विशाल आधुनिक इंजीनियरिंग को भी देखा जो उनके बीच बहने वाले पानी की दिशा बदलने जा रही है। ये प्राचीन भूगोल और आधुनिक जल प्रबंधन के बीच का एक बेहद नाजुक संतुलन है। अब सोचने वाली बात यह है, इन प्राचीन नदी बेसिनों का स्वरूप बदलना आने वाले कल में मध्य भारत के भविष्य को किस तरह आकार देगा। इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।